बारातियों से भरी एक बस जिस इलाके से गुजर रही थी वो कानपुर देहात का इलाका था। अचानक बस के ड्राइवर ने देखा कि एक व्यक्ति केवल एक बंदूक के साथ सामने आकर खड़ा हो गया है। ड्राइवर के हाथ पांव फूल गए। वो व्यक्ति अकेला ही बस के भीतर चढ़ा और उसने बंदूक के दम पर बस में बैठे बारातियों और बाकी सभी लोगों से गहने, जेवर और पैसे लूटने लगा। वो कुछ इस तरीके का व्यवहार कर रहा था जिससे बारातियों को ये पता चल रहा था कि उसके तमाम साथियों ने बस को घेर रखा है और बस का हर एक बाराती उसके साथियों बंदूक के निशाने पर है। देखते ही देखते उस व्यक्ति ने सभी बारातियों को लूट लिया और सारा सामान लेकर एक तरफ चल दिया। लूटे पीट से बाराती अपनी बस लेकर आगे रास्ते पर चल पड़े। लेकिन इस कांड की सच्चाई यह है कि बस को लूटने वाला लुटेरा अकेला ही था। उसके साथ कोई भी साथी मौजूद नहीं था। उसने केवल अपनी हिम्मत के दम पर ही अपना डर बैठाया और अपने साथ बहुत सारे डकैत होने का डर बैठाया और बस को लूट लिया। इस कांड को अंजाम देने वाला कोई और नहीं बल्कि कानपुर देहात का सबसे खतरनाक अपराधी विकास दुबे था, जिसे लोग बिकरू के गबरू के नाम से जानते थे। उसने अपनी क्रिमिनल एक्टिविटी की वजह से अपना और अपने परिवार का और गांव का नाम मिट्टी में मिला दिया था। आगे चलकर कानून के रखवालों ने उसे भी मिट्टी में मिला दिया। तो आइए जानते हैं आखिर क्या थी विकास दुबे की इनसाइड स्टोरी। उत्तर प्रदेश का कानपुर जिला वहां के जिंदा दिल लोगों के लिए फेमस है। कानपुर जिले का बाहरी इलाका कानपुर देहात कहलाता है और यहीं से 100 किलोमीटर की दूरी पर चौबेपुर क्षेत्र में बिकरू नाम का एक गांव है। इसी गांव में 26 सितंबर 1964 में विकास दुबे का जन्म हुआ। पढ़ाई लिखाई से ज्यादा इसका लड़ाई झगड़े में मन लगता था। बचपन से ही ये जरा उद्दंड किस्म का लड़का था। एक बार विकास दुबे ने गांव के ही कुछ पिछड़ी जाति के लड़कों को बुरी तरह पीट दिया। इसके बाद इसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के लिए दूसरी पार्टी के लोग थाने पहुंचे। थानेदार ने विकास दुबे को पूछताछ के लिए उसके घर से उठा लिया। इस समय विकास दुबे के सपोर्ट में उस समय के कांग्रेस के लीडर नेक चंद्र पांडे थानेदार के संपर्क में आए और उन्होंने सीधे सीधे थानेदार से कहा कि तुमने हमारे एक लड़के को उठा लिया है, क्या आप तुम्हारे राज में ब्राह्मणों पर अत्याचार करेंगे? विधायक महोदय ने जब थानेदार को फोन किया तो थानेदार ने भी उनकी बात को सिर माथे पर लिया और विकास दुबे को बड़े आराम से छूट दे दी। इसके बाद तो उसकी हिम्मत और भी बढ़ गई। इसके बाद तो विकास दुबे ने अकेले ही एक बारात को लूट लिया। बारातियों को इस बात का झांसा दिया गया कि उनकी बस को हमारे साथियों ने घेर लिया। किसी ने भी चूं चपड़ की तो सारे की सारी बारात शमशान घाट बना दी जाएगी। इसके बाद विकास दुबे ने अपने दोस्त राजू निगम के साथ मिलकर अपनी एक गैंग बनाई जो उस समय बुलेट गैंग कही जाती। इसके सभी सदस्यों के पास बुलेट गाड़ी हुआ करती थी। विकास दुबे के विक्रम गांव में ही झुन्ना बाबा रहा करता था, जिसकी 18 बीघा जमीन पर कब्जा करने के लिए विकास दुबे ने उसे गोली मार दी। अब आप सोच रहे होंगे कि झुन्ना बाबा के फैमिली मेंबर्स पुलिस के पास गए होंगे, तो आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। लेकिन जैसे ही विकास दुबे को इसकी खबर लगी, वैसे ही रात के वक्त शिकायतकर्ता के पास विकास दुबे का एक आदमी पहुंच गया और बोला, जान की खैर चाहते हो तो जो कर रहे हो उसे रोक दो। बस फिर क्या था, विकास दुबे झुन्ना बाबा मर्डर केस से यहीं से बरी हो गया। इसके बाद तो विकास दुबे की अपराध की गाड़ी निकल पड़ी थी। वो अपराध पर अपराध करता चला गया। लोग परेशान होते रहे। अवैध वसूली, दूसरों की जमीन पर कब्जा करना, मारपीट करना, लोगों को परेशान करना, उनकी हत्या करना, जो उसकी बात ना माने उसे अपने हिसाब से सबक सिखाना, इस तरह के कई सारे अपराध वो लगातार करता रहा। लेकिन पुलिस का उसे सपोर्ट था और इसके ऊपर हाथ था उस समय के लोकल पॉलिटिशियंस का, जिन्होंने विकास को सपोर्ट करने में कोई भी कसर नहीं छोड़ी। आगे चलकर विकास का मन हुआ कि अब वो भी राजनीति में दांव पैच सीखने लगे। उसने कांग्रेस का हाथ छोड़ा और जनता दल का हाथ थामा। उस समय जनता दल के वहां के लोकल पॉलिटिशियन का नाम था हरिकिशन पटेल। ये वो समय था जब केंद्र में पीएम रहे राजीव गांधी के ऊपर बोफोर्स तोप में दलाली का आरोप लग रहा था और इस पूरे आंदोलन को विश्वनाथ प्रताप सिंह ने लीड किया। कुल मिलाकर जनता दल में भी विकास दुबे का अच्छा खासा दबदबा था और अब वो रूलिंग पार्टी के नेता की शह पर अपराध कर रहा था। ये कहानी आगे भी जारी रहेगी, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए। इधर श्रीमान हरिकिशन ने 2 बार अपनी पार्टी छोड़ी। वो पहले भाजपा में आए, उसके बाद वो बहुजन समाज पार्टी में आ गए।
बीजेपी में रहने के बाद भी उनको टिकट नहीं मिली और जब टिकट मिली तो उनकी नेतागिरी भी चमक उठी। दरअसल चौबेपुर विधानसभा में साल 1996 में चुनाव होने वाले थे। इस चुनाव में हरिकिशन ने भाजपा के संतोष शुक्ला को हराया। जीत की खुशी में विकास दुबे ने जुलूस निकाला। चुनाव की हार जीत को पचा पाना भी आसान नहीं होता है दोस्तों। कुछ ऐसा यहां भी हुआ। एक बार संतोष शुक्ला के खासम खास लल्लन वाजपेयी का विकास दुबे और उसके साथियों के साथ झगड़ा हो गया। झगड़ा एक दूसरे के इलाके में अवैध वसूली का था, जिसमें विकास दुबे ने लल्लन वाजपेयी को तरीके से कूट दिया। आपने बॉलीवुड फिल्म अर्जुन पंडित तो देखी ही होगी। उसकी कहानी विकास दुबे के जीवन की कहानी से मिलती जुलती ही है। विकास दुबे का अपने दोस्त राजू निगम के घर आना जाना था और विकास दुबे का नैन मटक्का राजू निगम की बहन से हो गया। विकास दुबे ने राजू की बहन को बंदूक की नोक पर अगवा किया और उससे शादी कर ली। साल 1997 में राजू निगम और विकास दुबे का आमना सामना होता है और यहां से इन दोनों की दोस्ती खत्म हो गई और दुश्मनी शुरू हो गई। आगे चलकर विकास दुबे ने अपने ही स्कूल के प्रिंसिपल सिद्धेश्वर पांडे की भी हत्या कर दी। दरअसल वो उनकी जमीन को हथियाना चाहता था, मगर प्रिंसिपल साहब इस बात के लिए राजी नहीं थे, तो उसने प्रिंसिपल साहब का गेम ही बजा दिया। शिवली पुलिस ने प्रिंसिपल साहब की हत्या के आरोप में विकास दुबे पर एफआईआर दर्ज की और इस मामले में उसे दोषी करार दिया गया। सजा भी हुई। उम्र कैद की सजा काट रहे विकास ने अपने इलाके की शिवराजपुर जिला पंचायत का चुनाव भी जीता। अब वो आने वाले 15 सालों तक उसी पद पर बना रहा। सबूत के अभाव में विकास दुबे को जमानत मिल गई और 2001 में विकास दुबे ने लल्लन वाजपेयी से अपना हिसाब किताब बरकरार करने का इरादा बनाया और उसके घर जा पहुंचा। इस समय वहां पर राज्य मंत्री संतोष शुक्ला भी पहुंच गए। मामला जब थाने पर पहुंचा तो विकास दुबे ने थाने में ही मंत्री संतोष शुक्ला की गोली मारकर हत्या कर दी। शिवली थाने में दिन दहाड़े पुलिस की मौजूदगी में यह हत्या हुई, लेकिन इसके बावजूद इस मामले का कोई भी गवाह अदालत में उपस्थित नहीं हुआ। फाइनली इस मामले में विकास दुबे को कोर्ट ने बरी कर दिया। आगे चलकर विकास दुबे का अत्याचार और भी ज्यादा बढ़ता चला गया। यहां तक कि गांव में कुएं से पानी लेने से पहले भी विकास दुबे की तारीफ करनी पड़ती थी। विकास दुबे का वो कांड जिसने पूरे देश को हिला दिया। उत्तर प्रदेश पुलिस की उसने मिट्टी पलीत करके रख दी और उसका वही कांड उसकी अपराधी कुंडली का आखिरी सबसे खतरनाक और भयानक कांड रहा, क्योंकि इसके बाद पुलिस ने विकास दुबे की उल्टी गिनती शुरू कर दी। विकास दुबे और उसकी गैंग की नेगेटिव काउंटडाउन इसी घटना के बाद शुरू हुई। तो चलिए अब जान लेते हैं आखिर वो ऐसा कौन सा कांड था जिसने विकास दुबे को सबसे खतरनाक अपराधी घोषित कर दिया था। दरअसल विकास दुबे की क्राइम कुंडली का सबसे खतरनाक पहलू यह था कि वो अपने खिलाफ कभी कोई गवाह नहीं छोड़ता था और अगर किसी ने उसके खिलाफ गवाही देने की कोशिश की तो विकास उसे इतना मजबूर कर देता था कि वो या तो गवाही बदल देता था या फिर गवाह का काम तमाम हो जाता था। 2012 में विकास दुबे के चचेरे भाई की पत्नी ने पुलिस में विकास दुबे के खिलाफ कंप्लेंट दर्ज कराई। आरोपों के मुताबिक विकास दुबे ने अपने साथियों के साथ मिलकर अनुराग को जान से मारने की कोशिश की थी। इस मामले में विकास दुबे को अरेस्ट कर लिया गया और जेल भेज दिया गया। हालांकि इसके 18 महीने बाद विकास दुबे को जमानत मिल गई और वो जेल से बाहर आ गया। कुल मिलाकर पुलिस की सारी कोशिशों की हवा विकास की जमानत के सहारे निकल। इसके बाद जुलाई 2020 में विकास दुबे के खिलाफ उसके ही साले राहुल तिवारी ने रिपोर्ट लिखाई। उसने पुलिस थाने में जाकर कहा कि विकास दुबे ने उसके साथ मारपीट की है। मामला जमीन के विवाद का था। विकास दुबे चाहता था कि राहुल तिवारी अपनी जमीन उसके नाम कर दे, लेकिन राहुल ने ऐसा करने से मना कर दिया। तो इसके बदले में विकास दुबे ने उसका किडनैप कर लेने की धमकी दी और उसके साथ मारपीट भी की। इस मामले की इन्वेस्टिगेशन एसएचओ देवेंद्र मिश्रा कर रहे थे। वो विकास के पास पहुंचे और उसके अड्डे पर जाकर उसे अपने साथ चलने के लिए कहा। बदले में विकास दुबे ने उनसे कहा कि ये हमारा आपसी मामला है और तुम हमारे बीच मत पड़ो, कोई दूसरा काम करो। इस पर देवेंद्र मिश्रा ने कहा कि तुम जुर्म कर रहे हो और तुम्हें रोकना मेरा फर्ज। तब विकास दुबे ने उन्हें धमकी देते हुए कहा वो वहां से फरार हो गया और विकास दुबे के साथ साथ उसके सारे साथी देवेंद्र मिश्रा पर हंसने लगे। विकास दुबे अब सीधे सीधे पुलिस डिपार्टमेंट की काबिलियत पर ही सवाल उठा रहा था। इधर देवेंद्र मिश्रा सीधे अपने सीनियर ऑफिसर के पास पहुंचे और उन्होंने अपने अधिकारियों से कहा कि विकास दुबे के ऊपर 60 से अधिक मामले हैं और हम उसे पकड़ नहीं पा रहे। पकड़ते भी हैं तो वो अदालत से छूट जाता है, उसका कुछ परमानेंट इलाज करना पड़ेगा। अधिकारियों ने पूछा कि तुम क्या करना चाहते हो?
तब एसएचओ देवेंद्र मिश्रा ने कहा कि वो विकास दुबे का एनकाउंटर करना चाहता है। अधिकारियों से मौखिक स्वीकृति मिलने के बाद पुलिस पार्टी विकास दुबे के एनकाउंटर की तैयारी करने लगती है। कंसर्निंग शिवली थाने की पुलिस ने विकास दुबे के एनकाउंटर की प्लानिंग कर ली और 25 पुलिस कर्मियों की इस टीम ने विकास दुबे को ठिकाने लगाने का इरादा किया। लेकिन पुलिस महकमे में मौजूद विकास दुबे के इन्फॉर्मर्स ने विकास को पुलिस की इस कदम के बारे में पहले ही बता दिया। अब विकास दुबे ने भी अपने हथियार और आदमी इकट्ठा कर लिए और वो पुलिस पार्टी के स्वागत के लिए तैनात हो गए। जैसे ही थाने से पुलिस पार्टी विकास दुबे के एनकाउंटर के लिए निकली, थाने से ही विकास के पास फोन पहुंच गया कि 12:30 बजे विक्रू गांव की बिजली सप्लाई बंद हो जाएगी। यह घटना 3 से 4 जुलाई साल 2020 की है। उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात के चौबेपुर क्षेत्र का बिखरू गांव पुलिस के निशाने पर था। बिखरू गांव में विकास दुबे का घर पुलिस की नजर में था। कमांडिंग ऑफिसर थे देवेंद्र मिश्रा, जो 25 पुलिस वालों की टीम के साथ हर कीमत पर विकास दुबे को जिंदा या मुर्दा पकड़ना चाहते थे। विकास दुबे उस क्षेत्र का वांछित अपराधी था। पुलिस के ऊपर उसे पकड़ने का काफी प्रेशर था। पुलिस अच्छी तरह से जानती थी कि वो विकास दुबे पर हाथ डालने जा रही है, जहां उनकी जान को खतरा भी हो सकता। पुलिस की 2 गाड़ियां 3 और 4 जुलाई की रात लगभग 1 बजे कानपुर देहात के इस बिखरू गांव की तरफ झगड़ रही थी। वो रास्ता जो विकास दुबे के घर की तरफ जाता था, पुलिस का काफिला भी उसी रास्ते पर चल रहा था। आगे जाकर पुलिस ने देखा कि अब गाड़ी आगे नहीं जा सकती, क्योंकि रास्ते को एक जेसीबी के माध्यम से रोका गया था। यह पुलिस पार्टी के लिए खतरे की घंटी थी, मगर पुलिस पार्टी समझ नहीं पाई। पुलिस वाले अपने ट्रेनिंग के अकॉर्डिंग ग्रुप बनाकर आगे बढ़ गए। वो सभी अलर्ट थे, लेकिन इस बात से अनजान थे कि विकास दुबे और उसके आदमी पुलिस पार्टी की एक एक हरकत पर नजर रखे हुए हैं। पुलिस पार्टी का एक एक आदमी उन लोगों की बंदूकों के निशानों पर है। वो सभी केवल विकास दुबे के इशारे का इंतजार कर रहे थे। सभी की उंगलियां ट्रिगर पर थी। ट्रिगर पर प्रेशर पड़ते ही आग के गोले से निकलकर गोली पुलिस वालों को लगने लगी। फाइनली विकास दुबे ने इशारा कर दिया और पुलिस पार्टी पर चारों तरफ से गोलियों की बौछार होने लगी। विकास दुबे को मारने के बजाय सबसे पहले पुलिस वालों को अपनी जान के लाले पड़ गए। वो अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। कमांडिंग ऑफिसर देवेंद्र मिश्रा एक दीवार की आड़ लेकर गोलीबारी का सामना कर रहे थे। पुलिस के अधिकारियों को फोन किया गया और वहां और फोर्स भेजने के लिए कहा गया। तभी उन्हें सामने घर दिखाई दिया। वो चुपचाप उस घर में जाकर छुप गए ताकि उनकी जान बच सके। लेकिन देवेंद्र मिश्रा की किस्मत खराब थी। उन्हें ढूंढते हुए विकास दुबे सीधा उसी घर में पहुंच गया जहां वो छुपे हुए थे और उनसे एक ही शब्द कहा कि तू मुझे लंगड़ा कहता था ना, अब देख मैं तेरा क्या हाल करता हूं। इसके बाद विकास दुबे ने देवेंद्र मिश्रा का काम तमाम कर दिया। विकास दुबे के द्वारा किए गए अचानक इस हमले से एसएचओ देवेंद्र मिश्रा समेत पुलिस पार्टी के 8 लोग वीरगति को प्राप्त हो गए। इस हत्याकांड को अंजाम देने के बाद विकास दुबे और उसके साथी तत्काल मौके वारदात से फरार हो गए। कानपुर देहात में घटित घटना की खबर जैसे ही पुलिस महकमे में पहुंची, हड़कंप मच गया। तत्काल बड़े बड़े अधिकारी मौके पर पहुंचने लगे। मीडिया में खबर आई और विकास दुबे का नाम प्रमुख रूप से उछलने लगा। और सबसे बड़ी बात यह कि पुलिस की कार्य क्षमता पर सवाल उठने लगा। इसके बाद पुलिस भी पूरी तरह से एक्शन मोड में आ गई और विकास दुबे के साथ साथ उसका पूरा गैंग और एनकाउंटर में शामिल सभी लोग उसके निशाने पर आ गए। पुलिस भी अब ताबड़तोड़ एक्शन मोड में आ गई। सबसे पहले निशाने पर आए विकास दुबे के चचेरे भाई प्रेम प्रकाश पांडे और अतुल दुबे। पुलिस पार्टी पर हमले की घटना के दूसरे ही दिन पुलिस ने इन दोनों को एनकाउंटर में मार दिया। विकास दुबे का भतीजा और बॉडीगार्ड हमीरपुर के मोहदा गांव में मारे गए। 9 जुलाई को प्रवीण दुबे भी मारा गया। मगर पुलिस का मेन टारगेट था विकास दुबे, जो पुलिस की पकड़ से बाहर था। पुलिस ने उसके ऊपर 5 लाख रुपयों का इनाम भी घोषित कर रखा था। पूरे देश में विकास दुबे की काफी सरगर्मी से तलाश चल रही थी। फाइनली 9 जुलाई को मध्य प्रदेश के उज्जैन में महाकाल मंदिर में विकास दुबे को नोटिस किया गया। इस समय तक विकास दुबे के ज्यादातर साथी मारे जा चुके थे। फाइनली विकास दुबे पुलिस के सामने सरेंडर करने का मन बना चुका था, क्योंकि वो जान चुका था कि अब वो पुलिस से भाग कर नहीं जा सकता। इसीलिए वो महाकालेश्वर मंदिर पहुंचा और वहां भगवान के आगे माथा टेकने के बाद उसने मध्य प्रदेश में वहीं सरेंडर करने का मन बना दिया। वो जानता था कि यूपी पुलिस के सामने सरेंडर करने का मतलब है कि वो उसका एनकाउंटर कर देगी, लेकिन उसकी ये योजना सफल हो पाती इसके पहले ही मंदिर के परिसर में फूल बेचने वाले एक माली ने उसे पहचान लिया।
इसकी खबर पुलिस को मिली। उज्जैन की लोकल पुलिस ने तत्काल विकास दुबे को गिरफ्तार किया। इसके बाद विकास दुबे को यूपी पुलिस का एक दल लेने के लिए आया और विकास दुबे को पुलिस के हवाले कर दिया गया। पुलिस की पूछताछ में विकास दुबे ने बताया कि पुलिस के बड़े बड़े अफसर और राजनेता उसके संपर्क में थे और वो उसकी काफी मदद भी करता था। पुलिस की टीम विकास दुबे को लेकर वापस कानपुर की तरफ रवाना हो गई। इसके बाद मीडिया में एक खबर आई कि विकास दुबे एनकाउंटर में मारा गया। पुलिस की टीम ने बताया कि वो अपने डेस्टिनेशन के नजदीक थे, तभी सड़क पर अचानक मवेशी आ गए और उनको बचाने के चक्कर में पुलिस की गाड़ी पलट गई। जिस गाड़ी में विकास दुबे बैठा था वो इस दुर्घटना का लाभ उठाकर पुलिस के चंगुल से भागने की कोशिश करने लगा और पुलिस पर फायरिंग करने लगा। पुलिस ने अपने बचाव में विकास दुबे पर फायरिंग की और इस दौरान वो मारा गया। हालांकि पुलिस की ये थियरी कई लोगों के गले नहीं उतरती, क्योंकि जो लोग विकास दुबे को जानते थे उनका कहना था कि विकास दुबे को रीढ़ की हड्डी की प्रॉब्लम थी। 2006 में विकास दुबे का एक रोड एक्सीडेंट हो गया था, जिसकी वजह से उसे रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम थी। वो लंगड़ा के चलता था, इसीलिए भागने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। विकास दुबे की फोन की कॉल डिटेल से यह पता लगता है कि उसने एनकाउंटर से पहले सस्पेंड पुलिस ऑफिसर्स SHO विनय तिवारी और SI KK शर्मा से बात की थी। इनमें से SI KK शर्मा को तो खुद ही पुलिस के हाथों एनकाउंटर में मारे जाने का डर लगने लगा, इसीलिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से खुद की सुरक्षा के लिए सिक्योरिटी की डिमांड की। दूसरी तरफ लोग योगी आदित्यनाथ पर इस बात का आरोप लगा रहे थे कि उन्होंने साजिश करके एक ब्राह्मण को खत्म कर दिया। इसके पीछे कारण था विकास दुबे के भतीजे का एनकाउंटर, जिसके एनकाउंटर से केवल 9 दिन पहले ही शादी हुई थी। इस मामले में राजनीतिक दल भी अपनी रोटियां सेकने में पीछे नहीं रहा। मायावती ने साल 2007 के अपने सोशल इंजीनियरिंग वाले फॉर्मूले को अपनाया और एक बयान दे दिया कि किसी भी अपराधी के अपराध करने पर उसकी पूरी प्रजाति को परेशान नहीं किया जा सकता और न ही सरकार की कार्रवाई से उनमें असुरक्षा की भावना पैदा होनी चाहिए। एनकाउंटर की थियरी में सबसे इंपॉर्टेंट पुलिस का बयान रहता है और उसे ही माना जाता है। जब पुलिस ने कह दिया कि अपराधी भागने की कोशिश कर रहा था और पुलिस पर गोलियां चल रही थी, तब बचाव में पुलिस ने अपराधी पर गोलियां चलाई और वो मारा गया। तो इसके बाद कुछ कहने को नहीं रह जाता है। विकास दुबे के मामले में भी ऐसा ही हुआ। जस्टिस चौहान आयोग की रिपोर्ट में यह रिजल्ट सामने आया कि विकास दुबे और उसके 5 साथियों के एनकाउंटर के मामले में पुलिस से कोई भी गड़बड़ नहीं हुई। विकास दुबे के पिता ने पुलिस की इस कार्रवाई को सही ठहराया। उन्होंने तो विकास दुबे के फ्यूनरल में भी पार्टिसिपेट नहीं किया। हालांकि उसकी मां ने पहले विकास के अंतिम संस्कार में शामिल होने से इनकार किया था, पर बाद में वो शामिल हो गए। तो दोस्तों, ये थी शिवले के डॉन और बिकरू के गब्बर विकास दुबे के अपराध की दुनिया में आने से लेकर एनकाउंटर में मारे जाने तक की पूरी कहानी। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करना ना भूलें। वैसे आप विकास दुबे के बारे में क्या सोचते हैं, ये आप हमें कमेंट में बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।